गांव के किनारे एक पुराना मिट्टी का मकान था। वही रहता था नरेश, एक सीधा साधा किसान। बरसों से बीमारी से जूझ रहा था। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, बस 2 अनमोल रत्न थी। उसकी बेटियां, राधिका बड़ी बेटी 8 साल की, समझदार और शांत। छोटी बेटी मीरा 5 साल की, मासूम और चंचल। फिर एक दिन बेटियों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब बाबूजी ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। नहीं पापा, आप ऐसा मत बोलो। आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। नहीं बेटा, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन सुनो, एक बात बहुत ध्यान से सुनो। जब तुम दोनों 20 बरस की हो जाओ, उस समय इस गांव से दूर एक बाबा है, बहुत ज्ञानी है। उनके पास जाना, वो बताएंगे तुम्हें जीवन का रास्ता कि क्या करना है, कैसे जीना है। लेकिन पापा, आपके बिना हम कैसे रहेंगे? हमें तो सोचकर भी डर लगता है। बेटा, एक दूसरे का सहारा बनना। तुम बड़ी हो राधिका, मीरा का ध्यान रखना। और मीरा, तू भी अपनी दीदी की बात सुनना। और एक बात याद रखना, कभी किसी पर अंधा भरोसा मत करना और अपने दिल की आवाज जरूर सुनना। इतना कहते ही नरेश का हाथ धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। पापा, पापा, हमें अकेला क्यों छोड़ गए? पापा, हमने क्या गलती की थी? पापा, वापस आ जाओ, हम बहुत अकेले हो गए। ऐसे ही धीरे धीरे 18 साल बीत जाते हैं। दीदी, अब क्या करें? पापा के जाने के बाद जो थोड़ा बहुत सामान और पैसे बचे थे वो भी खत्म हो गए। अनाज का एक दाना भी नहीं बचा। मैं जानती हूँ मीरा, अब कुछ भी नहीं बचा। बस ये टूटा फूटा घर है और हमारी हिम्मत। लेकिन दीदी, कब तक यूं ही बिना खाए पिए जिएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा ना, हम ऐसे तो मर ही जाएंगे। माँ की पुरानी सिलाई मशीन अब भी कोने में पड़ी है। अगर हम उसे ठीक कर ले तो शायद कुछ कपड़े सिल सके, थोड़ा बहुत घर चल जाए। बैठे रहने से तो अच्छा है ना? हाँ दीदी, चलो अभी साफ करते हैं उसे। हम कोशिश तो करें, हार क्यों माने? दोनों बहनें उस जंग लगे कोने में जाती है, मशीन को बाहर निकालती है, कपड़े से धूल पोंछती है। दीदी, यही है माँ की मशीन। देखो कितनी जंग लग गई है। माँ ने कितने सालों तक इसे चलाया था। शायद अब हमारी बारी है। हाँ मीरा, माँ की उंगलियों की मेहनत इस मशीन में बसी है। अब यही हमें 2 वक्त की रोटी दे सकती है। मगर दीदी, सिलाई के लिए कपड़े कहाँ सिलाएंगे? हमारे पास कुछ भी तो नहीं बचा। माँ के बक्से में पुरानी साड़ियाँ है ना, उन्हें काट कर हम कुछ नया बना सकते हैं। वो पुराने रंगों में भी जिंदगी बची है। दोनों बहनें माँ का बक्सा खोलकर साड़ियाँ निकालती है। दीदी, ये गुलाबी साड़ी तो माँ की सबसे प्यारी थी। इसमें उनकी खुशबू आज भी है। हाँ, अब हम इसे किसी और की मुस्कान बना देंगे मीरा। माँ जहाँ भी होगी हमें देखकर खुश होगी। चलो सिलाई शुरू करते हैं। कई दिनों तक दोनों बहन मेहनत करके कई सारे ड्रेस तैयार कर लेते हैं। दीदी, कपड़े तो बन गए, अब इन्हें बेचे कैसे? कौन खरीदेगा हमसे? कुछ ना कुछ करेंगे मीरा। चलो इन्हें लेकर दूसरे गांव चलते हैं, शायद बाजार में किसी को पसंद आ जाए। हाँ, ठीक कह रही हो दीदी, चलो चलते हैं। फिर दोनों बहन गांव की सड़क पर गठरी में कपड़े लेकर चल रही थी। तभी गांव के आदमी आपस में फुसफुसाते हैं। देखो देखो, ये दोनों लड़कियां फिर निकली हैं बिना माँ बाप के।
कौन जानता है कहाँ जाती हैं। कपड़े बेचने के बहाने ना जाने क्या क्या करती होंगी। हमारे गांव की लड़कियों पर बुरा असर पड़ेगा इनसे। दीदी, लोग क्या क्या कह रहे हैं हमारे बारे में। मत सुन मीरा, लोग तो वैसे भी औरतों की इज्जत नहीं करते। हमें अपनी नजरें झुकानी नहीं, सिर ऊंचा रखो। चलो, काम की इज्जत सबसे बड़ी होती है। बाजार में कपड़े बेचने के बाद वो दोनों घर लौटती है। दीदी देखो, आज पूरे 50 रुपए मिल गए। शाबाश मीरा, आज 50 से कल 100 होंगे। हम हार नहीं मानेंगी। कुछ दिनों बाद गांव में कानाफूसी बढ़ जाती है। ये दोनों बहनें दिन भर गांव गांव घूमती रहती है। जरूर कोई बुरा काम करती होगी। हमें पंचायत बुलानी चाहिए। अरे, बिना माँ बाप की है बेचारी। माँ बाप रहते तो इसे काबू में रखते, जो सड़कों पर नहीं फिरती। हाँ, माँ बाप होते तो अब तक शादी कर चुके होते। उम्र भी तो देखो, 18 की पार हो गई है। अब क्या करेगी? बस इज्जत ही बची है थोड़ी बहुत, वो भी जाएगी एक दिन। लड़की होके यू गाँव गाँव घूमना, कपड़े बेचना, ये औरत का, और ऊपर से मुस्कुराती भी है। चाल चलन पर शक ना हो तो क्या हो। आजकल की लड़कियां ना बिना बड़ों की छाव के बिगड़ ही जाती है। माँ बाप होते तो शर्म संकोच भी सिखाते। अब तो जैसे दुनिया की परवाह ही नहीं है। तभी उन दोनों की बुआ आ जाती है। तुम दोनों अकेली लड़कियां इस घर में कैसे रह रही हो? चलो मेरे साथ, मैं शादी करवा कर अपने घर से विदा कर दूंगी। और ये घर भी बेच डालो। अब इसका क्या करना है? नहीं बुआ, ये घर पापा की आखिरी निशानी है। हम इसे किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। हम शादी कोई बोझ उतारने का तरीका नहीं मानती। हम मेहनत कर रही है, अपना पेट पाल रही है। क्या बस इसलिए हमारे चरित्र पर शक किया जा रहा है? लोग बातें बना रहे हैं, पंचायत बुलाएगी, तुम्हें मोहल्ले से निकाल देगी। क्या यही चाहती हो? इसीलिए कहती हूँ मेरे साथ चलो। हम गलत नहीं है बुआ। अगर मोहल्ले को हमारी सच्चाई दिखती नहीं तो हम खुद पंचायत में जाकर सबके सामने सच रखेंगे। हमें डर नहीं है अपने सच से। मीरा, जमाना नहीं देखता कौन सही है कौन गलत। ये तो बस इल्जाम ही सच बन जाते हैं। बुआ जी, ये लड़कियां आपके साथ कभी नहीं जाएगी। जो गांव गांव घूम घूम कर कपड़े बेचती है, वो क्या आपके घर के संस्कार निभाएगी? हाँ बुआ जी, ये दोनों तो पूरे गांव में गंदगी फैला चुकी है। आज नहीं तो कल हमारी बेटियां भी इनके जैसा ही बनने लगेगी। आज ही पंचायत बुलाइए। अब ये किसी के बस की बात नहीं है। गांव की हवा ही बिगड़ चुकी है। इनका रहना गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाना है। फिर सभी मिलकर कुछ ही देर में पंचायत बिठा देते हैं। सबके बीच राधिका और मीरा खड़ी थी। तो राधिका, मीरा, तुम्हारे बारे में पूरे गांव से शिकायतें आई हैं। दिन भर बाहर घूमती रहती हो, कपड़े बेचती हो, जवान हो, लोगों को गलतफहमी होती है। समाज क्या सोचता है, इसका तुम्हें ख्याल नहीं है? मुखिया जी, हम बस घर चलाना चाहती है। हमारी माँ की सिलाई मशीन से कपड़े सिलते हैं और उन्हें बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाते हैं। इसमें क्या गलत है? हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, किसी की बेटी को कुछ नहीं कहते। फिर हम पर इतनी नजरों की सजा क्यों? तुम्हारे पिताजी ने अपनी बीमारी के इलाज के वक्त मेरे पास ये घर गिरवी रखा था। अब जब वो नहीं रहे तो ये घर मेरा हक बनता है। तुम दोनों इस गांव से निकलो और गांव को गंदगी से मुक्त करो। सही कहा मुखिया जी, ऐसी लड़कियों का कोई ठिकाना नहीं होता। हमारे गांव की हवा खराब कर देती हैं। इनसे हमारी बेटियां सीखेंगी तो बर्बाद हो जाएंगी। मुखिया जी, हमें मत निकालिए। हमें कोई गलती नहीं की, हमें रहने दीजिए।
ये घर हमारे पिताजी की आखिरी निशानी है। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, बस इंसाफ मांग रहे हैं। क्या 2 यतीम लड़कियों को जीने का हक भी नहीं है इस गांव में? हमारे समाज में ऐसी बातों की गुंजाइश नहीं है। इन्हें निकालो, इनसे गांव की इज्जत बचानी होगी। राधिका और मीरा को धक्का देकर गांव से निकाल दिया जाता है। दोनों बहनें सड़क पर एक चादर में लिपटी हुई, भूखी प्यासी। पास कोई नहीं था। राधिका अपनी बहन को बाहों में भर कर बैठी है। दीदी, क्या सच में हमारे लिए कोई जगह नहीं बची है? हर किसी की रात काली नहीं रहती मीरा। पापा ने कहा था हमें हिम्मत रखनी चाहिए, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। दीदी, पापा मरने से पहले उन्होंने एक ही बात कही थी, उस बाबा के पास जाना है, वही बताएगा रास्ता। तो फिर देर किस बात की, चलो ढूंढते हैं उस बाबा को, शायद वहीं से जिंदगी की नई शुरुआत हो। फिर दोनों चलते चलते घने जंगल में आ जाते हैं। दीदी, ये जंगल बहुत डरावना है, मुझे तो डर लग रहा है। अगर कोई जानवर आ गया तो? डर मत मीरा, मैं हूं ना। जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। बस थोड़ा और चलना है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा मन कह रहा है कि हमें वापस चलना चाहिए। ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है दीदी। नहीं मीरा, पिताजी की आखिरी बात याद है ना? उन्होंने कहा था अगर कभी कोई रास्ता समझ ना आए तो उस बाबा को ढूंढना। अब जब हम इतने पास आ गए हैं तो पीछे नहीं हट सकते। पर दीदी, अगर कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो बस थोड़ा सा, और वो देखो वहाँ कुछ है, लगता है कोई झोपड़ी है। चलो चलो जल्दी वहाँ चलते हैं। दूर पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी दिखती है। बाहर से धुआं उठ रहा था, जैसे कोई अंदर खाना बना रहा हो। ये झोपड़ी, इस घने जंगल के बीच कोई रहता है क्या यहाँ? पता नहीं, पर इस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। चलो धीरे से चलकर देखते हैं। फिर दोनों बहन उस आश्रम की तरह बढ़ते हैं और वहाँ एक साधु बैठकर तपस्या में लीन होते हैं। तभी राधिका कहेगी, बाबा, बाबा, क्या आप ही वो है जिनका जिक्र पिताजी ने किया था? बाबा आंखें खोलते हैं, जैसे वर्षों से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। आखिरकार तुम दोनों आ ही गई। वर्षों से एक क्षण का इंतजार था मुझे। आप हमें जानते हैं? तुम में से एक की तकदीर पूरे देश की दिशा बदल सकती है। जो सत्य के रास्ते पर चले वही भाग्य बदलता है। तुम्हारा रास्ता अब शुरू हुआ है। पर कैसे बाबा? हम तो बस 2 यतीम लड़कियां हैं। क्या हमारे हाथों कुछ बदल सकता है? बाबा एक लकड़ी के संदूक से पुराना कागज निकालते हैं, एक चमकता हुआ नक्शा। ये लो ये नक्शा और ये राजमहल की मोहर वाला पत्र। ये तुम्हारे पिताजी की अमानत है। ये तो महल का प्रतीक चिन्ह है, और ये दस्तखत तो राजा के हैं। क्या मतलब बाबा? ये सब क्या है? तुम्हारे पिता कोई साधारण आदमी नहीं थे। वो दरबार के भरोसेमंद सलाहकार थे। उन्होंने कुछ ऐसा जान लिया था जिससे पूरी सल्तनत हिल सकती थी। इसीलिए उन्हें चुप करा दिया गया। तो ये सब यूं ही नहीं हुआ। हमारा दुख, हमारा बेघर जिंदगी, ये किसी की साजिश थी। और उस साजिश की चाबी अब तुम्हारे हाथों में है। यह नक्शा तुम्हें वहां ले जाएगा जहां राज की परतें छुपी है। तो फिर रुकना नहीं दीदी, चलो। अब हमारी चुप्पी नहीं, हमारे कदम बोलेंगे। अब हम महल जाएंगे और सच्चाई सबके सामने रखेंगे, चाहे जान ही क्यों ना देनी पड़े। राधिका और मीरा बाबा का आशीर्वाद लेकर राजमहल पहुंचती है। रुको, तुम दोनों कौन हो? बिना अनुमति के महल में कैसे आ रही हो? हमें महाराज से मिलना है, एक अत्यंत आवश्यक सूचना देनी है।
जो राज्य के भविष्य से जुड़ी है। कौन सी सूचना, और क्यों सिर्फ महाराज को ही बतानी है? क्योंकि यह सूचना किसी और को बताई नहीं जा सकती, यह उनके लिए ही है। मैं यूं ही किसी को अंदर नहीं जाने दे सकता। राधिका अपने थैले से एक मुड़ा हुआ पत्र निकालती है और सैनिक के सामने रखती है। यह देखिए, यह वही राजपत्र है जिसे स्वयं महाराज ने न्याय के लिए आवाज उठाने वालों को भेजा था। आप सच कह रही हैं, ये तो असली राजपत्र है। क्षमा कीजिए, आप अंदर जा सकती हैं। दीदी, अब सब ठीक होगा ना? अगर हम सच्चाई के साथ हैं, तो कुछ भी गलत नहीं होगा मीरा। दोनों बहनें आत्मविश्वास के साथ महल के दरबार की ओर बढ़ती है। राजा दरबार में राजा और रानी बैठे थे। ये कौन है? इन गरीबों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दरबार में कदम रखने की? किसने इन्हें भीतर आने दिया? सैनिकों, जल्दी से इन्हें बाहर निकालो। महाराज, ये कह रही थी कि इनके पास दरबार के लिए कोई बड़ा संदेश है और आपका पत्र भी है। संदेश? गरीबों के पास कौन सा संदेश हो सकता है राजमहल के लिए? महाराज, हम यहाँ खुद नहीं आए, हमें हमारी तकदीर यहाँ खींच लाई है। तकदीर? कैसी तकदीर की बातें करती हो लड़की, जो सड़कों पर भटकती है? अब राजमहल की चौखट पार करेंगी। देखिए, ये पत्र और ये दस्तावेज, यही हमारी पहचान है। रानी जैसे ही पत्र देखती है, वो पत्र को सीने से लगा लेती है। महाराज, ये तो हमारी बेटियां हैं। हमारी बेटी जब खोई थी तो ये पत्र उसके पास ही था। क्या कह रही हो रानी? ये कैसे संभव है? आज ये 24 साल पहले एक साधु की झोपड़ी जलाई गई थी। हमारी सेना ने उसकी जान ली थी। वो साधु तड़पते हुए बोला था, जिसने मेरी छाया छीनी है, उसका सुख भी छीन जाएगा। उसी रात हमारी बेटी खो गई महाराज। इतने में दरबार के दरवाजे खुलते हैं और बाबा भीतर आते हैं। हाँ महाराज, यही है आपकी खोई हुई बेटी। इस बच्ची को बचाने वाला कोई और नहीं, बल्कि इसकी बड़ी बहन के पिता थे। उन्होंने ही इसे एक नई जिंदगी दी, इसे पाल पोस कर बड़ा किया। ये छोटी लड़की मीरा आपकी बेटी है। राजा सिंहासन से उतरते हैं और मीरा के पास आते हैं। बेटा, क्या तू सच में मेरी संतान है? नहीं महाराज, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं किसी राजघराने से नहीं, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूँ। मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ एक रिश्ता सबसे बड़ा है, मेरी दीदी राधिका। वह मेरी माँ है, वो मेरे पिता है, मेरा सब कुछ है। बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम हमें नहीं पहचानती? नहीं, मुझे आप सब नहीं जानते। मैं तो उसी की पहचान हूँ जिसने मुझे हर मुश्किल में संभाला, राधिका दीदी। जिस पिता ने मेरी बेटी को अपनी पलकों पर रखकर बड़ा किया, जिसके प्यार ने उसे इतना सुंदर और दृढ़ बनाया है, आज उस पिता का कर्ज चुकाना असंभव है। पर आज मैं एक निर्णय लेता हूं। सुनो मेरे वजीरों, मंत्रियों और प्यारे नागरिकों, आज से इस राज्य की एक नहीं 2 पुत्रियां होंगी। राधिका, जिसने सत्य, साहस और प्रेम का आदर्श बनकर दिखाया, और मीरा, जिसने अपनापन और समर्पण की मिसाल कायम की है। आज से राधिका और मीरा दोनों हमारी पुत्रियां हैं। एक हमारी राजकन्या के रूप में जन्मी है और दूसरी हमारे हृदय से जुड़कर हमारी बनी है। आज 24 साल बाद हमारी दुनिया फिर से पूरी हो गई है। इतने वर्षों से जो खालीपन था, आज वो भर गया है बेटियों। पुत्रियों, लेकिन तुम्हारी ये हालत, कपड़े फटे हुए, चेहरे पर थकान और दुख की लकीरें, आखिर तुम दोनों पर ये कैसी आपत्ति आ गई? महाराज, बहुत कुछ सहा हमने गांव के मुखिया ने, और कुछ गांव वालों ने हमें नीचा दिखाया, हमारा अपमान किया। हमारी माँ की असमय मृत्यु
और पिता की बीमारी सब ने हमारी जिंदगी को जैसे अंधकार में धकेल दिया। हमने सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ा पिताजी, पर हमें गुनाहगार समझा गया। हमसे हमारी इज्जत, हमारी पहचान छीनने की कोशिश की गई। क्या हमारी बेटियों की इज्जत पर कलंक लगाने का दुस्साहस किसने किया? मंत्री जी, तत्काल आदेश दीजिए। गांव के मुखिया, जमींदार और तमाम ग्रामवासियों को दरबार में पेश किया जाए आज ही। हमारे न्याय के दरबार में अन्याय की कोई जगह नहीं है। फिर मंत्री सिर झुकाकर आदेश का पालन करने निकलते हैं। कुछ ही समय में दरबार में गांव के मुखिया, जमींदार और अन्य ग्रामीण उपस्थित हो जाते हैं। सभी हैरान और घबराए हुए थे। तुम सब पर आरोप है कि तुमने हमारे खून को, हमारी बेटियों को अपमानित किया। उन पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें बेघर किया, सताया, तिरस्कृत किया। क्या ये सच है? महाराज, हमें मालूम नहीं था कि ये आपकी पुत्रियां हैं। हमने भूल की, क्षमा कीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। किसी स्त्री को सिर्फ उसके खून से नहीं, उसके कर्म, उसकी आत्मा और उसकी मर्यादा से सम्मान दिया जाता है, और तुमने उसे कुचलने की कोशिश की। मुखिया और वो सब लोग जिन्होंने मेरी बेटियों को अपमानित किया है, घर से निकाला, पत्थर मारे, उन्हें गांव की सेवा में लगाया जाएगा। 3 महीने तक ये लोग गांव की सफाई, वृद्धों की सेवा और गरीबों के काम करेंगे बिना किसी इनाम के। और जिन लोगों ने इन बच्चियों का घर छीन लिया था, वो घर आज ही वापस दिया जाएगा, सारा सामान, जमीन और अधिकार सहित। समझे? पिताजी, हमने तो सोचा भी नहीं था कि कभी हमारा घर हमें फिर मिलेगा। बेटी, अब ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं है, ये अब तुम्हारा सम्मान भी है और तुम्हारा अधिकार भी है। तुम दोनों हमारी बेटियां हो और आज से पूरे राज्य की राजकुमारियां हो। हमने बहुत बड़ी गलती की। हम नहीं जानते थे कि किसी गरीब लड़की में भी रानी जैसा दिल हो सकता है। अब से इस गांव में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। जो भी अन्याय करेगा उसे दंड मिलेगा, और जो सच्चाई के साथ चलेगा उसे सम्मान मिलेगा। यही हमारा आदेश है। दोनों बहनें एक दूसरे को देखती है। दीदी, ये सब सपना सा लगता है। नहीं बहन, ये हमारी पापा की दी हुई परवरिश और हमारे विश्वास का फल है। महल की शान और स्नेह देखकर राधिका और मीरा को अभी कुछ सपना सा लगता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, किस्मत कभी भी पलट सकती है।